हेलो गाइस, दिस इज नंदकिशोर प्रसाद। आप देख रहे हैं इंग्लिश में नाउन की सीरीज, जिसमें हम रूल नंबर 11 तक का जिक्र पिछले के वीडियो में हम कर चुके थे और आज हम लोग रूल नंबर 12 के आगे जो है शो देखेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बतला दूं, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो देखने के क्रम में वीडियो को देखने में मशगूल हो जाते हैं और लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और हमें और भी अच्छा से काम करने का मौका मिलता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग आज का रूल्स आगे में देखते हैं, आगे का रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 12 जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो यहाँ रूल नंबर 12 में मैंने लिखा है कि यदि एडजेक्टिव, ठीक है, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की भांति हो, जैसे हम एक शब्द लेते हैं पुअर। तो पुअर मतलब क्या होता है? अगर पुअर मैन की बात करें, ए पुअर मैन की बात करें, तो एक गरीब व्यक्ति, ए पुअर मैन मीन्स एक गरीब व्यक्ति, यानी उस सिर्फ एक गरीब की बात कर रहे हैं। और अगर उस पुअर के पहले हम अगर द लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? गरीब लोग, यानी जितने भी गरीब हैं सब इसमें आ जाते हैं। तो द पुअर कहने का मतलब गरीब लोग और पुअर कहने का मतलब सिर्फ गरीब, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यदि एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की भांति हो, यानी ये जो एडजेक्टिव है पुअर, अगर इसका प्रयोग हमें पुअर माने सभी गरीब लोगों को दर्शाने के लिए करना पड़े तो उसके पहले हम द लगा देते हैं। ठीक है, तो पुअर के पहले हम क्या लगा दिए? द लगा दिए। तो इससे क्या हो गया कि इस द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। तो इसलिए एस या एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो पुअर को अगर हम प्लूरल बनाना है, ठीक है, पुअर को प्लूरल बनाना है तो ये एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। तो द पुअर कहने का मतलब क्या हो गया? गरीब लोग। अगर हम द पुअर्स लिखते हैं, हम तो जानते हैं कि सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं, इतना ही जानते हैं। तो वो जानकर अगर हम इस पुअर में एस लगा देंगे तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? जिस सेंटेंस में भी हम द पुअर्स लिख देंगे वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन की भांति हम देखते हैं और उसके पहले जब हम द लगाते हैं तब जाकर ये प्लूरल बन जाता है। अरे बस समझ में। तो यहाँ द पुअर एंड द सिक, उसी तरह से सिक जो है इसके पहले भी हम क्या लगा दिए? द लगा दिए, तो ये प्लूरल बन गया। ठीक है, वेयर हेल्प्ड, तो यहाँ पे चूंकि यार नाउन जो हो गया द पुअर और द सिक, ये जो नाउन हो गया ये प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ये कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। अरे बस समझ में। यानी पुअर में हम एस लगाकर हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर उसे प्लूरल के रूप में यूज करना है तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। सिक को हम सिक्स, द सिक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? द पुअर एंड द सिक वेयर हेल्प्ड। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस मेरा सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पुअर के पहले द लगा के इसको प्लूरल बनाए हैं। सिक को भी हम उसके पहले द लगाकर हम इसका प्लूरल बनाए हैं, ठीक है, और साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज किए हैं। इसलिए मेरा सेंटेंस जो है सो बिल्कुल सही है। अब सेकंड सेंटेंस जो लिखे हैं कि द पुअर्स एंड द सिक्स वेयर हेल्प्ड, देखने में तो सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि यहाँ हम पुअर में एस लगा दिए हैं जो कि ये लगेगा ही नहीं। यहाँ सिक में एस लगा दिए हैं जो कि लगेगा ही नहीं। यानी
हम पुअर और सिक यानी ऐसे कोई भी नाउन जो होगा, ठीक है, कोई भी नाउन्स जो होगा, ठीक है, तो उसको जब हम प्लूरल नाउन में उस एडजेक्टिव का प्रयोग अगर हम प्लूरल नाउन की भांति हम कर रहे हैं तो उसके पहले हम द लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं, ना कि उसमें एस या यस जोड़कर। क्लियर है? अब रूल नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या है? कॉमन जेंडर का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, पहले के भी वीडियो पहले के क्लास में कर चुके हैं। कॉमन जेंडर, तो यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले गर्ल, वुमन, लेडी, फीमेल का प्रयोग हो तो इनके लिए फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन हर का प्रयोग होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम कॉमन जेंडर के रूप में जैसे गर्ल का यूज कर रहे हैं, गर्ल क्या है? कॉमन जेंडर है ना। वुमेन का यूज कर रहे हैं, लेडी का यूज कर रहे हैं, फीमेल का यूज कर रहे हैं, तो इनके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम हर ही करेंगे। ठीक है, तो हर का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे ए गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर होम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम हर लिखे, यहाँ पे क्या लिखे? हर लिखे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? ये कॉमन जेंडर है। ये क्या है? कॉमन जेंडर है। तो कैसे स्टूडेंट है भाई? तो स्टूडेंट में क्या होता है? बॉय भी होता है स्टूडेंट, गर्ल्स भी स्टूडेंट होते। तो यहाँ पे इसका जिक्र कर दिया गया है कि ए गर्ल स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट कौन है भाई? तो गर्ल है, लड़की है। ठीक है, तो लड़की है तो यहाँ पे हम हर का यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर लड़का रहेगा, ए बॉय स्टूडेंट रहेगा, तब हम यहाँ पे करेंगे क्या यूज? हिज का यूज करेंगे। ये रूल हम पिछले बार भी बतलाए हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ ही, हिज और हिम का यूज करने के लिए बताए थे। लेकिन यहाँ पे अगर कॉमन जेंडर में फेमिनिन जेंडर की बात आ जाती है, उसका जिक्र होता है, उस सेंटेंस से पता चलता है कि ये जो है सो स्टूडेंट कौन है भाई? तो गर्ल है। तो वहां पे हम हिज नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसका जिक्र हम लोग पिछले के भी रूल में किए हैं, लेकिन हम यहाँ चूंकि वहाँ सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर की बात किए थे और फेमिनिन जेंडर के लिए हम कुछ बोल दिए थे, लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमने एक रूल बनाकर अलग से फेमिनिन जेंडर के लिए जिक्र हम इस रूल में कर दिए हैं कि अगर कॉमन जेंडर जो है सो गर्ल है या वुमेन है या लेडी है या फीमेल है, कोई भी है, तो इस तरह का अगर फेमिनिन जेंडर का है तो प्रोनाउन के रूप में हम हर यूज करते हैं, ना कि हिज यूज करते हैं। क्लियर है? अब रूल नंबर 14 में देखते हैं। कुछ 14 और 15 रूल जो है सो एपोस्ट्रोफी एस को लेकर है, तो इसे भी हम समझ लें कि रूल नंबर 14 में लिखें कि एपोस्ट्रोफी एस, इसको क्या पढ़ते हैं? एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विथ द एडजेक्टिव। ठीक है, यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है सो द एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ द एडजेक्टिव। अब यहां देखें, द ओल्ड स्प्लाइट। ओल्ड क्या है यहां पे भाई? तो एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, बूढ़ा। ठीक है, तो ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में हम एपोस्ट्रोफी एस देकर नहीं दे सकते, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि द ओल्ड स्प्लाइट। अगर हमें इसे लिखना है तो हम इसे क्या करेंगे? द प्लाइट ऑफ द ओल्ड। ठीक है, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड। यहाँ ओल्ड मतलब क्या? वृद्ध, बूढ़ा। ठीक है ना, तो द प्लाइट ऑफ द ओल्ड लिखेंगे। यानी अगर ये सेंटेंस लिखते हैं हम द ओल्ड प्लाइट, तो ये सेंटेंस मेरा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है हम इसी में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, जो कि गलत है। तो हम इसे अगर सही रूप में लिखेंगे तो हमको प्लाइट को इधर करना होगा और ओल्ड को उधर करना होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑफ से इसको जोड़कर लिख सकते हैं कि द प्लाइट ऑफ द ओल्ड। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ पे द पुअर्स कंडीशन। यहाँ पुअर जो है, पुअर मेरा जो है सो क्या है? पुअर क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है।
तो एडजेक्टिव जिस तरह से यहाँ ओल्ड एडजेक्टिव था उसी तरह से यहाँ पे पुअर एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिए जो कि बिल्कुल गलत है। तो द पुअर्स कंडीशन अगर हम लिखते हैं, ये सेंटेंस मेरा सही है और ये सेंटेंस मेरा गलत है, द पुअर्स कंडीशन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जिस सेंटेंस में हम ऐसा लिखते हैं द पुअर्स कंडीशन, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको भी सही हम कैसे लिखेंगे, यानी कंडीशन को हम पहले करेंगे और पुअर्स को बाद में करेंगे, तो द कंडीशन ऑफ द पुअर लिखेंगे, ठीक है, द कंडीशन ऑफ द पुअर यानी गरीबों की स्थिति, ठीक है, द कंडीशन ऑफ द पुअर, न कि पुअर्स, पुअर्स यहाँ गरीबों की, ठीक है। ऐसे देखने से तो लग रहा है सही है, इसका सीधा हिंदी भी हम निकाल देंगे कि द पुअर्स कंडीशन मतलब गरीबों की स्थिति, लेकिन ये बिल्कुल ग्रामर में गलत माना जाता है। इसको कैसे हम लिखेंगे, द कंडीशन ऑफ द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भरा ये रूल है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है, कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है सो एडजेक्टिव के साथ नहीं करते हैं, यानी अगर एडजेक्टिव कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। अब रूल नंबर 15 देखें जो कि एपोस्ट्रोफी एस से ही रिलेटेड है। तो एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विथ ऑल दीज वर्ड्स, यानी नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं हम, ठीक है, मैंने नीचे कुछ वर्ड्स लिखा है, इन वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स कौन से हैं, तो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ठीक है, और इसी से रिलेटेड वन है वर्ड है समवन, एनीवन, एवरीवन और नोवन। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ जो है सो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, करते हैं, जो कि सही माना जाता है। जैसे एग्जांपल में देख ले कि आई हैव स्टोलन समबडीज मोबाइल, आई हैव स्टोलन समबडीज मोबाइल, स्टोलन, स्टोलन मतलब चुरा लेना, ठीक है। तो आई हैव स्टोलन समबडीज मोबाइल, मैंने किसी का मोबाइल चुरा लिया है, मैंने किसी की मोबाइल चुरा लिया है। तो यहाँ पे somebody जो है, somebody में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, somebody's मोबाइल यानी किसी का मोबाइल, ठीक है, किसी का मोबाइल, तो यहाँ somebody's मोबाइल हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये कोई मेरा सही है। उसी तरह से he needs to check everyone's bag, ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है और ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। जो सेंटेंस गलत है उसको मैंने काट दिया है। तो आई हैव स्टोलन समबडीज मोबाइल, तो समबडी हो गया या एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग, तो यहाँ एवरीवन्स है ना, एवरीवन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं, ये भी जो है सो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ एक्सेप्शन है एक, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बैंकिंग हो या एसएससी हो, उसमें इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ये रूल से। यहां लिखे हम कि इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर एबव रिटन वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड्स लिखे हैं समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, ये जो सारे वर्ड्स हैं अगर इन वर्ड्स के साथ एल्स आता है, ठीक है, एल्स आता है, ठीक है, तब जो है सो इस स्थिति में क्या करते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ एल्स, यानी फिर इन वर्ड्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ करते हैं, एल्स के साथ करते हैं, इसको एकदम ध्यान देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखे हैं कि आई लाइक नोबडी एल्स एडवाइस बट योर्स, यानी मुझे तुम्हारे सिवा किसी का भी एडवाइस पसंद नहीं है, ठीक है, मैं किसी का एडवाइस पसंद नहीं करता हूं तुम्हारे सिवा। तो यहां पे फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं कि नोबडीज इल्स, यानी नोबडी के साथ इल्स का यूज हुआ है, एल्स का यूज हुआ है। तो यहां एल्स का कोई खास मतलब यहां नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई खास मतलब इसका नहीं होता है।
तो आई लाइक नोबडीज एल्स, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि नोबडी के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किए हैं, जबकि नोबडी के बाद जो है सो एल्स आया है। और हम यहां लिखे हैं कि इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर एबव रिटन वर्ड, यानी एबव रिटन वर्ड यानी ऊपर जो लिखा हुआ वर्ड है, अगर उसके बाद एल्स का यूज होता है तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज जो है एल्स के साथ करते हैं, ना कि इन वर्ड्स के साथ करते हैं। तो यानी अब इस स्थिति में अगर ये somebody हो, somebody else हो, anybody else हो, everybody else हो, ठीक है, nobody else हो, या फिर someone else, anyone else, everyone else या no one else, ठीक है। अगर इनके बाद else आता है तो एपोस्ट्रॉफी एस जो है इन सारे वर्ड्स में नहीं बल्कि else में लगेगा। तो else में यहां एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम नहीं किए हैं, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कहां कर दिए हैं? नोबडी में। इसलिए ये भी सेंटेंस मेरा क्या है? गलत है। क्लियर है? तो अब इस सेंटेंस को अगर हमें सही करना है तब हम कैसे करेंगे? तब यहां देखते हैं कि आई लाइक नोबडी एल्सेस एडवाइस बट योर्स, ठीक है। तो अब यहां पे हम नोबडी में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किए, अब हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कहां किए हैं? एल्स में किए हैं, एल्स में या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किए हैं। इसलिए ये मेरा सेंटेंस जो है सो बिल्कुल सही है। तो क्लियर हो गया? तो ये सारे रूल्स जो हैं, एक एक रूल्स कर कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ प्रत्येक रूल्स जो है सो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम समझते हैं, जितना कि ये पिछले के सारे रूल्स। इसलिए आप सारे रूल्स को ध्यान से रिवीजन करेंगे, सारे रूल्स को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चंस इन रूल्स से रिलेटेड गलत बिल्कुल नहीं होगा और आप इंग्लिश में इजी वे में क्वालिफाई कर पाएंगे। सारा सब्जेक्ट तो आपका अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश के कारण जो है सो आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला रूल्स देखेंगे। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखते ही उसे ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक से मेरा मनोबल, मेरे काम करने का जो तरीका है उसमें निखार आता है, ठीक है, और हमें हिम्मत मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, आपको नए नए रूल्स, नए नए तरीके से बताता रहूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। धन्यवाद।